गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सोलर सेल ब्रेक थ्रू। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स जो हैं आईआईटी बॉम्बे के, उन्होंने एक हाई एफिशिएंसी टैंडम सोलर सेल जिसकी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी लगभग 30% है, वो डेवलप किया है। क्योंकि अभी जो कंटेम्प्रेरी हमारे सोलर सेल्स होते हैं उनकी पावर एफिशिएंसी लगभग 20% होती है। ठीक है, तो लगभग 50% का जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इसमें। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल टेक्नोलॉजी है जिसे नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन ने जो है डेवलप किया है। और इसमें पेरोवस्काइट और सिलिकॉन मटेरियल्स को कंबाइन किया गया है एक ऐसा सोलर सेल बनाने में जिससे कि सिग्निफिकेंटली इंडिया की जो क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है वो बूस्ट हो जाएगी। और जो कॉस्ट ऑफ सोलर पावर है, जो अभी 2 रुपये के आसपास पर किलोवाट पड़ती है, वो कम होकर सिर्फ 1 रुपये पर किलोवाट आवर होगी। ठीक है, तो ये बेस्ड है 4 टर्मिनल टैंडम सोलर सेल डिज़ाइन पर। और इस आर्किटेक्चर में सेमी ट्रांसपेरेंट हेलाइड पेरोविस्केट बेस्ड टॉप सेल को लेयर किया जाता है सिलिकॉन बेस्ड टॉप बॉटम सेल के ऊपर। और एक पेरोस्केट की एडवांटेज क्या होती है कि एक्सेप्शनल लाइट अब्जॉर्प्शन होती है और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। ये टैंडम सेल जो है वो स्टेबल रहता है हीट और लो लाइट कंडीशंस में भी। तो ये सोल्यूशन सिर्फ एनर्जी आउटपुट ही नहीं इम्प्रूव कर रहा, बल्कि हमारे बेटर लैंड यूज़ एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगा। तो पावर जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो 25 से 30% जो है वो ओवर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम होकर 1 रुपये पर किलोवाट आवर हो जाएगी। और करंटली इंडिया जो चाइना पर डिपेंडेंट है, हैवीली रिलाई करता है सोलर ग्रेड रॉ मटेरियल्स पर, वो अब अपना खुद का लोकली अवेलेबल केमिकल से ये मटेरियल बना पाएगा। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आईआईटी बॉम्बे भी कोलैबोरेट कर रहे हैं एक क्लीन एनर्जी हब देने के लिए यूरान में। टेक्नोलॉजी को ARDPV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्केल अप भी किया जा रहा है, जो कि एक स्टार्टअप है इनक्यूबेटेड एट आईआईटी बॉम्बे सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कहा जा रहा है कि इससे कमर्शियल वेफर साइज सॉल्यूशन मिलेगा टैंडम सेल्स का हमें बाय 2027। तो ये जो है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के थ्रू जो है हम इसको स्केल अप करेंगे और आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसे। तो ये हमारे इंडिया के जो लॉन्ग टर्म गोल है नेशनल सोलर मिशन के और नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करने के, उसमें हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो भारत फोरकास्ट सिस्टम अडॉप्ट करने वाला है, जिसमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलेगा हमें अमंग वेदर मॉडल्स। ये एक इंडिजिनसली बिल्ट एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी द्वारा। और ये प्रोवाइड करेगा फोरकास्ट विद 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, जो कि आज तक का हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और ये प्रोडिक्ट कर पाएगा स्मॉल स्केल वेदर फीचर्स को ज़्यादा एक्यूरेटली। तो ये रेजोल्यूशन जो है एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 12 किलोमीटर का जो ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम है। जो इसके रेजोल्यूशन है वो बहुत फाइन होगा और प्रिसाइज प्रोडिक्शंस करने में हेल्प करेगा ये लोकलाइज वेदर इवेंट्स की, जैसे हैवी रेनफॉल या साइक्लोन्स। और ये पावर्ड है बाय आर्का सुपर कंप्यूटर। जो डेटा है नेटवर्क का फ्रॉम 40 डॉपलर वेदर रडार्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वो यूज़ किया जाएगा BFS मॉडल को रन करने के लिए। BFS जो है वो 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन फोरकास्ट जो है वो दे पाएगा ट्रॉपिकल रीजन का, जो कि 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में एग्जिस्ट करता है। BFS डेटा जो है वो एक्सेसिबल रहेगा रिसर्चर्स को भी वर्ल्ड वाइड, ताकि कोलैबोरेटिव एडवांसमेंट्स हो सके मेट्रोलॉजिकल साइंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिनटमैन 3 मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस की जो एयरफोर्स है उन्होंने रिसेंटली एक सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है न्यूक्लियर केपेबल मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, जो डिलीवर कर सकता है एक न्यूक्लियर वॉरहेड एनीवेयर ऑन दी अर्थ। ये मिनटमैन 3 मिसाइल एक अमेरिकन मेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अर्ली 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट मिसाइल था यूएस आर्सनल का जिसमें कि मीर जो है वो केपेबल बनाया गया था। ये सोल लैंड बेस्ड कंपोनेंट है यूएस के न्यूक्लियर ट्राइड का। और शुरू में तो इसको सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको धीरे धीरे फिर बाद में मॉडर्नाइज करके इसकी रिप्लेसमेंट बनाते गए वो। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन है। 34,000 किलोग्राम का ये एट द लॉन्च था। और लगभग मैक 23 की स्पीड ये अचीव कर सकता है, हाइपरसोनिक स्पीड।
और इसकी रेंज जो है लगभग 13,000 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई ने रिसेंटली चार्जशीट फाइल की है अगेंस्ट जम्मू कश्मीर गवर्नर एंड 5 अदर्स ओवर इरेगुलरिटीज़ 2200 करोड़ के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के। तो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 624 मेगावाट रन ऑफ द रिवर स्कीम है चेनाब रिवर पर। ये ऐसे पॉइंट पर लोकेटेड है जहाँ पर चेनाब रिवर जो है वो सिंगाद और बेला स्ट्रीम के साथ मिल रही है। ये इसको यहाँ पर एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम लगाया जाएगा, बनाया जा रहा है एक्चुअली। चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जो कि एक जॉइंट वेंचर है एनएचपीसी, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच में। और ये मच नीडेड पावर देगा हमारे नदन इंडिया के पावर ग्रिड को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियान। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना ने अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रीअफर्म की है, क्योंकि जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जकार्ता में विजिट किया है एशियान समिट से पहले। एशियान क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म की गई है प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। और एशियान के करंटली 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। एशियान का हेडक्वार्टर करंटली जकार्ता में लोकेटेड है, इंडोनेशिया में। एशियान समिट जो है वो हर साल होती है एनुअली, मतलब रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के साथ। एशियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है जो कि इम्प्लीमेंटेशन करती है एग्रीमेंट्स और डिसीजंस की। एशियान का सेक्रेटरीट भी है जकार्ता में। एशियान का रीजनल फोरम है जो कि एक डायलॉग देता है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज़ में। इंडिया ने इस रीजनल फोरम को 1996 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन स्पेस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और वो थर्ड इंडियन स्टेट बनी है आफ्टर कर्नाटका और गुजरात टू प्रमोट ग्रोथ इन स्पेस इकोसिस्टम एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन स्पेस क्या है? एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और ये इनेबल करती है, प्रमोट करती है, ऑथराइज करती है, सुपरवाइज करती है पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन वेरियस स्पेस एक्टिविटीज़। इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, स्पेस बेस्ड सर्विसेज, यूटिलाइजेशन और को डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जो कि इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करते हैं कंट्रोल। इन स्पेस के फंक्शंस जो हैं वो का फंक्शन ये है कि वो एज एन इंटरफेस काम करता है इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में। और हेडक्वार्टर जो है वो इन स्पेस का वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। तो तमिलनाडु ऑलरेडी इसरो का कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट कर रहा है। और इसरो जो अपना सेकंड स्पेस पोर्ट भी जो है वो कुलसेकर पट्टिनम थुथुकुडी में बना रहा है। और ये कई तरह के स्पेस स्टार्टअप्स का भी होम है तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोस्ट लाइन पैराडॉक्स जो है वो काफ़ी कुछ रिवील करता है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर्स नहीं, 11,000 किलोमीटर्स है। ये न्यू रिवाइज फिगर्स जो है वो किसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से नहीं, बट मेजरमेंट्स जो है वो उसकी वजह से हमें सामने मिली है। तो ये कोस्ट लाइन पैराडॉक्स जो है ये सामने आ रहा है हमें। मतलब क्या होता है? ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने कहा था कि जिस तरह से आप कोस्ट लाइन को मेजर करते हो उसके हिसाब से अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करोगे तो उतनी ही वो उसकी जो है लेंथ बढ़ती जाएगी जितना आप उसको केयरफुली मेजर करते हो। तो क्योंकि होता क्या है कि कोस्ट लाइन जो है किसी भी लैंड मास की, उसकी कोई वेल डिफाइंड लेंथ तो होती नहीं है, तो एक तरह से फ्रैक्टल डायमेंशन होता है वो। तो जैसे जैसे मेजरमेंट आपकी स्केल बढ़ता रहेगा या आप बहुत डिटेल में उसको मेजर करोगे, उतनी उतनी आपको कोस्ट लाइन जो है वो इंक्रीज्ड आपको जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि कोस्ट कोई स्ट्रेट लाइंस तो होती नहीं है, तो वो उसको डिफ़िकल्ट होता है उसको मेजर करना, और लगभग इम्पॉसिबल ही है उसको डेफिनेटिवली मेजर करना। तो आप जैसे जैसे आप अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करते रहोगे, स्केल को आप बिल्कुल माइन्यूट करते रहोगे, वैसे वैसे आपकी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती रहेगी। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is solar cell breakthrough. This topic is important for your science and tech section. So researchers at IIT Bombay have developed a high efficiency tandem solar cell with power conversion efficiency of approximately 30% compared with around 20% now.
So this is a next generation solar technology which will offer substantial leap in both efficiency and affordability. This innovation has been developed at the National Center for Photovoltaic Research and Education, which employs a tandem structure combining perovskite and silicon materials to create a solar cell which could significantly boost India's clean energy capacity. So this innovation may reduce the cost of solar power to as low as 1 rupee per kilowatt hour, and this newly developed technology is based on a four terminal tandem solar cell design. And in this architecture, a semi transparent halide perovskite based top cell is layered over a silicon based bottom cell. And halide perovskites are recognized for their exceptional light absorption and low manufacturing cost. These tandem cells will remain stable under heat and low light conditions, and this solution not only improves our energy output but also enables better land use efficiency, which is critical for a densely populated country like India. Okay, so how will it help? So it will boost power conversion efficiency by 25 to 30% over conventional technologies. It is expected to bring down the cost of solar electricity to nearly 1 rupee per kilowatt hour. Currently, India is heavily reliant on China for solar grade raw materials. Maharashtra government and IIT Bombay are collaborating on a clean energy hub in Iran with a focus on green hydrogen production using this new solar technology. This technology is being scaled up through ART-PV India Private Limited, and it aims to provide a commercial wafer size solution for tandem cells by 2027 December. Okay, this development is aligning with India's long-term goals under the National Solar Mission and its net zero 2070 goal. Okay, so the next topic is Bharat Forecasting System. This topic is important for your science and tech section. So Indian Meteorological Department will soon adopt the Bharat Forecast System, which offers the highest resolution among weather models. So Bharat Forecasting System is an indigenously built advanced weather forecasting system which was developed by the Pune-based Indian Institute of Tropical Meteorology. It will provide forecasts with a 6 kilometer resolution with highest in the world, which would allow forecasters to predict small scale weather features more accurately. This resolution is advanced in comparison to the previous 12 kilometer global forecast system. This finer resolution will help in more precise predictions of localized weather events like heavy rainfall and cyclones. It is powered by the ARCA supercomputer. The data from a network of 40 Doppler weather radars from across the country will be used to run the BFS model, which would enable the weather office to issue more localized forecasts as well as nowcasts. So BFS can provide 6 kilometer resolution forecast for the tropical region, which falls between 30 degrees south and 30 degrees north latitudes. Unlike most of the global models, BFS data will remain accessible to researchers worldwide. Okay. So the next topic is Minuteman 3 missile. This topic is important for your security section. United States Air Force recently conducted a successful test launch of nuclear capable Minuteman 3 intercontinental ballistic missile, which can deliver a nuclear warhead to anywhere on Earth. So Minuteman 3 missile is an American-made intercontinental ballistic missile which was introduced in early 1970s, and Minuteman 3 was the first missile in the US arsenal to feature multiple independently targetable re-entry vehicles. It is the sole land-based component of the US nuclear triad, and originally it was supposed to be kept in service for just about 10 years, but instead it has been modernized as its replacement, the ground-based strategic deterrent, and it is due to become available for use in 2029. So this missile operates using three-stage solid fuel rocket engine, and it weighs over 34,000 kilometers at launch. Its speed is approximately 15,000 miles per hour, which is about Mach 23, or at burnout hypersonic speed, and it has a maximum range of approximately 13,000 kilometers. So the next topic is Kiru Hydropower Project. This topic is important for your economy section. So CBI has filed a charge sheet against former Jammu Kashmir governor and five others over alleged irregularities in the 2200 crore civil works contract for Kiru Hydropower Project. This is a 624 megawatt run of the river scheme on Chenab River, and it is located at convergence of point of Chenab River with the Singad and Bela streams. It will include the construction of a concrete gravity dam.
This project is being developed by Chenab Valley Power Projects, which is a joint venture between National Hydroelectric Power Corporation, Jammu and Kashmir State Development Corporation, and Power Trading Corporation. So this project will provide much needed power for the northern Indian power grid. So the next topic is ASEAN. This topic is important for your international relations. So Indonesia and China have reaffirmed their strategic partnership with the Chinese premier's visit to Jakarta ahead of the ASEAN summit, reflecting growing diplomatic momentum. So what is ASEAN? ASEAN is an intergovernmental regional organization formed to promote political, economic and security cooperation among Southeast Asian nations. It was established in 1967 with the signing of Bangkok Declaration. ASEAN currently has 10 member countries and its headquarters is located in Jakarta, that is in Indonesia. So ASEAN summit is held annually. So and ASEAN Coordinating Council monitors the implementation of agreements and decisions. ASEAN Secretariat is located in Jakarta. ASEAN Regional Forum is a key platform for dialogue on political and security issues. India joined the ASEAN Regional Forum in 1996. So the next topic is in space. This topic is important for your science and tech section. So Tamil Nadu cabinet has recently approved a space industrial policy, making it the third Indian state after Karnataka and Gujarat to promote growth in space ecosystem and attract investments. In space is a single window independent autonomous agency under Department of Space, which is created as part of India's space sector reforms. It aims to enable, promote, authorize, and supervise the participation of non-governmental entities in various space activities, which includes the development of launch vehicles and satellites, space-based services, and the utilization of co-development infrastructure controlled by ISRO and Department of Space. So, in-space functions as an interface between ISRO and private players, helping them access India's space ecosystem and guiding their integration into national goals. The headquarters of InSpace is located in Ahmedabad. Okay, so Tamil Nadu already hosts major ISRO infrastructure like the ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri, where cryogenic and liquid propulsion systems are tested. ISRO is also setting up India's second spaceport at Kulasekar Pattinam in Thoothukudi. The state is also home to numerous space startups. Okay. So the next topic is coastline paradox. This topic is important for your environment section. So coastline paradox reveals more than a peculiar measurement challenge. It underscores how science evolves with better tools. So what is Union Ministry of Home Affairs made an important announcement as part of 2023-24 annual report, where it said that the length of India's coastline has increased from 7,500 kilometers to 11,000 plus kilometers now, and this new revised figure was not prompted by any territorial expansion. So the British mathematician and physicist coined this term or identified this coastline paradox in a paradox, and this coastline paradox is a problem which comes from how you measure a coastline, and that the length actually gets longer and the more carefully you measure it, which means that coastline of a landmass actually does not have a well defined length but more of a fractal dimension. And as the scale of your measurement becomes smaller and more detailed, the measured length of the coastline increases, because coasts are not straight lines, and this makes them difficult or impossible to measure definitely. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.